प्रिय साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास आज की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा लिंग, या इंग्लिश में बोले तो जेंडर। ठीक है। इससे पहले की टॉपिक की बात करें तो मेरी एक राय है थोड़ा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आप को धोखा देने का काम कर रहे, या यूं कह लो जो पढ़ इतना सा रहे लेकिन दर्शा इतना सा रहे। तो अपने आप को धोखा बिल्कुल ना दें। इस विचार में या इस अपने ही कूप मंडूक बनकर बिल्कुल ना जिए कि आप सबसे ऊपर हैं। नहीं, ये प्रतियोगिता की दुनिया है और इसमें एक से एक धुरंधर पड़ा। तो इसलिए अपनी तैयारी को निश्चितता की ओर ले जाने के लिए आपको बड़ी ही ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ईमानदारी से। दूसरा, जो बच्चे सिर्फ डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे, तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे, तो परीक्षा जब तिथि निश्चित हो जाए या तो तब रेगुलर प्रैक्टिस सेट शुरू करें, या जिन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट है और तैयारी वो बहुत वर्षों से कर रहे हैं या उनकी तैयारी बहुत ऊपर लेवल की है, तो वो प्रैक्टिस सेट करते रहें और जहां जहां उनकी कमियां हैं वहां वहां वो अपनी कमियों को दूर करते रहें। अनावश्यक रूप से अपना समय 2-3 घंटे किसी चीज में बर्बाद ना करें। इससे अच्छा है कि आप या तो तीसरे दिन, जिनकी बच्चों की तैयारी कम है उनके लिए कह रहा हूं, या तो तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार पूरा जो आपने पढ़ा वो भी उसका भी आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अगले हफ्ते तक आप आराम आराम से लेते रहेंगे, तो तैयारी को एक बढ़ाव मिलेगा जो बच्चे नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये संज्ञा से अव्यय तक के जो भेद हैं उन्हीं में है, ये शब्द भेद में ही। तो ये हमारा टॉपिक है लिंग, जेंडर। देखिए, यदि अगर हम जेंडर की बात करें तो लिंग वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन जो हिंदी में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि नपुंसक लिंग जो है वो संस्कृत का भेद है और संस्कृत में ही वो खत्म हो जाता है, हिंदी में वो प्रयुक्त नहीं होता। अब बात करें जेंडर की, लिंग की बात करें तो लिंग कहते किसे हैं? लिंग कहते किसे हैं? तो यदि हम परिभाषा की ओर ध्यान दें, पहले समझ लें लिंग का जो अर्थ है वो है चिन्ह या निशान या किसी चीज का प्रतीक। प्रतीक का मतलब हम किस चीज को कैसे दर्शावेंगे। प्रतीक का अर्थ होता है दर्शाना, कि किस चीज को किस प्रकार दर्शावेंगे, क्या चिन्ह है, क्या निशान है, उसकी क्या पहचान है। लिंग का अर्थ पहचान। तो यहां हम किसी भी वह शब्द जिससे किसी स्थान या वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष ठीक है, होने का बोध हो या पता चले तो उसे लिंग कहते हैं। या यहां ये भी जोड़ सकते हैं वह शब्द जिससे किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम से
स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, पुरुष होने का पता चले या स्त्री होने का पता चले या नर या मादा होने का पता चले तो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो घोड़ा है या शेर है, ठीक है, इनसे हमें पता चला। या जैसे शहर का नाम ले लो, बरेली है, या प्रशांत महासागर कह दो, या सूर्य कह दो। ठीक है, ये सब क्या है, ये इनसे हमें पता चल रहा है कि इसमें ये जो है वो घोड़ा पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, बरेली, प्रशांत महासागर, सूर्य, ये सभी पुल्लिंग है। और यदि मैं यहीं ये लिख दूं पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये लिंग की परिभाषा से हमें पता चलता है। अब चलते हैं इसके भेद की ओर। देख लो एक बार। अब लिंग के यदि भेद देखें हम, तो लिंग के दो भेद हैं, मैंने आपको बताया पहले ही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इनके विषय में बात करते हैं। परिभाषा से यह पता चला, जिस शब्द से किसी के नाम से पता चल जाए कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग की परिभाषा यही देख लो सीधी, जिस शब्द से या जिस चिन्ह या जिस निशान से हमें यह पता चल जाए कि वह पुरुष है, तो वहां पुल्लिंग होगा। और जहां हमें यह पता चले कि वो स्त्री है या मादा है, जिस संबोधन से, जिस शब्द से, तो वहां स्त्रीलिंग होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, जैसे देश का नाम ले लो, हमारे देश का नाम ले लो भारत। ठीक है, जैसे सोना, ठीक है, जैसे सूर्य या बृहस्पति या पीपल। ठीक है, ये क्या है, सभी पुल्लिंग है। जैसे भारत देश महान है, ठीक है, सोने का क्या भाव है, या सूर्य एक तारा है, तो पता चल रहा कि हाँ ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बृहस्पति एक ग्रह है, पीपल एक ऑक्सीजनदायक पेड़ है, तो हमें इनसे पता चल रहा है कि ये सभी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द देख लो, चांदी, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चांदी क्या भाव हो रही, अब सोना क्या भाव हो रहा, तो क्रिया से हमें पता चल गया। जब हमने उसमें अगर कोई शब्द यदि हमें कभी कंफ्यूजन में डाल रहे, तो हम क्या करेंगे, उसे अपने जैसे एग्जाम में हम बैठे और कोई शब्द हमें कंफ्यूज कर रहा, भाई वो हमें भ्रमित कर रहा, तो हम उसके लिए क्या करें, अपने मन से एक वाक्य में प्रयोग करके देख लो, हमें पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग प्रयोग हो रहा है क्रिया से या पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है। जो अपवाद होंगे वो अपवाद भी हम देखेंगे।
ठीक है, जिनमें कई बार हम अपनी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से उच्चारण में भी गलती करते हैं, तो उस वजह से जो है हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं चलता, वो भी देख लेंगे। जैसे चांदी, ग्रहों में देख लो तो पृथ्वी। जैसे यदि मैं शहरों में देखूं तो मथुरा नगरी, ठीक है, इसे हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जैसे मथुरा, काशी और अयोध्या जी। तो काशी, अयोध्या जी और मथुरा जी तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। ध्यान रखना, अधिकतर शहरों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन ये 3 नगरी ऐसी हैं जो अपवाद हैं, ये नगरी बोलती है, ना कि नगर। इनके पीछे ही पुराणों में या ये कह लो कि शास्त्रों में जो है इन्हें नगरी कह करके संबोधित किया गया। मथुरा नगरी, अयोध्या नगरी, काशी नगरी, ये सभी स्त्रीलिंग है। तो इन अपवादों को हम उदाहरण में भी डिस्कस करेंगे और जो अलग से होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ये आप बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे ये देख लो एक बार, अब देखो कुछ शब्द तो हमने उदाहरण में देख लिए, इन्हें भी लिख लेंगे दोबारा, लेकिन ये तो वरना आपको बता ही दिया। अयोध्या, काशी और मथुरा। एक शब्द मैं आपको लिखता हूं दही, एक शब्द मैं आपको लिखता हूं शोल, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। और बस, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें नगरी कहा गया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब जैसे ही दही, दही ले लो, दही देखो हमारी क्षेत्रीय भाषा हमारी जो है वो ज्यादातर, मेरी क्या ज्यादातर अधिकतर ऐसा ही होगा कि ये कहा जाता होगा कि दही खा ली क्या, दही ले आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पूर्वांचल साइड जाएंगे या भोजपुरी भाषा में या जैसे मैथिली वगैरह में, तो वहां उधर जो कहा जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ कि दही खा लिया क्या, और राज्यों में भी कहा जा सकता होगा। अब चूंकि मैं प्रॉपरली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मुझे यहाँ इधर का ज्यादा पता है, ठीक है। तो वहां क्या कहा जाएगा, दही खा लिया। तो ये दिखने में तो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका जो प्रयोग होगा वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। ये एक पुल्लिंग शब्द है,
ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि एक छोटी सी ट्रिक मतलब मैंने अपने उसमें बनाई, जैसे दूध, दही, घी, पनीर, ये जितने भी शब्द हैं ये सब दूध से बने हुए हैं, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब देखो आपने सुना होगा सिंधु सागर, सिंधु सागर, तो इन्हें जो ये जो नदियां हैं, इन्हें सिंधु को भी सागर कहा गया, ब्रह्मपुत्र को भी सागर कहा गया, ठीक है। तो ये नदियां जो है, इन नदियों के नाम स्त्रीलिंग ना हो करके ये पुल्लिंग है, ये अपवाद है। वही सिंधु को पुल्लिंग कहा गया पुराने पुराणों में, ठीक है। जहां भी ऐतिहासिक रूप में इन्हें प्रयोग किया गया वो सिंधु सागर के रूप में, पुराणों में, शास्त्रों में जो प्रयोग किया गया वो सिंधु सागर के रूप में प्रयोग किया गया। ब्रह्मपुत्र को भी ऐसे ही, तो इसी वजह से ये पुल्लिंग, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा तो याद रखना, आप तो बस सिर्फ अपवाद याद रखो। कहते हैं अयोध्या, काशी, मथुरा स्त्रीलिंग शब्द है। दही मैंने आपको बता दिया, दही खा लिया है। पूर्वांचल में इस चीज का प्रयोग, इस वाक्य का बिल्कुल सही तरीके से होता है, तो पुल्लिंग शब्द है। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये तीनों नदियां हैं, लेकिन इनके नाम जो है वो पुल्लिंग है। बाकी और नदी जो है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, ये सब नदियां स्त्रीलिंग शब्द है, इनका नाम जो है, ठीक है। उसमें चाहे आपकी गोदावरी नदी हो, चाहे कावेरी नदी हो, कोई भी नदी हो, वो सब इन तीनों के अलावा स्त्रीलिंग है। तो आप इसे एक बार देख लो, नहीं तो एकदम मिट जाएगा तो हो रहेगा। चलिए अब और शब्दों के बारे में विचार करते हैं। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मित्र, शत्रु, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखो ये शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होंगे और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होंगे। ये कई जगह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो तो कई जगह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हो। अब देख वो संज्ञा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लिंग जो होगा, वो जो पहचान होगी, जो चिन्ह होगा, वो हमेशा संज्ञा का ही होगा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा से ही है जो उसके स्थान में प्रयोग हुआ, ठीक है। संज्ञा के चिन्ह या निशान को या प्रतीक को हम क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं, ठीक। तो जैसे उदाहरण ले लो, वह मेरी मित्र है, ठीक है। जैसे हम लिख लें किसी को भी कि भाई, अगर हम यहां पे ये लिख लें कि
सुमन की सुमन सोनिया की मित्र है। ठीक है, तो यहां तो महिला मित्र होगी, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अब यदि यहां पुरुष भी होता, ठीक है, सर्वनाम ले लो दो, या वो ले लो, ऐसे लिख लो कि दिव्या विशाल की मित्र है। ठीक है, तो यहां मित्र क्या हुई, यहां भी महिला हुई, तो यहां भी स्त्रीलिंग हुई। अब यदि यहां कोई पुरुष होता, जैसे रवि विशाल का मित्र है, या विशाल का मित्र है, ये लिख लो, या रवि और विशाल मित्र हैं, तो ये पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब शत्रु ले लो, शत्रु भी ऐसे ही काम करेगा। यदि शत्रु पुल्लिंग है तो शत्रु शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होगा, और यदि शत्रु स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। ठीक है, जैसे वह उस राज्य की रानी मेरी बहुत बड़ी शत्रु है, मेरी शत्रु। ठीक है, उस राज्य की रानी मेरी शत्रु है, और यही लिख दो उस राज्य का राजा मेरा शत्रु है। तो शत्रु शब्द जो है वो यहां इनके लिए, रानी के लिए स्त्रीलिंग हो गया, और राजा के लिए पुल्लिंग हो गया। ठीक है, ये इतनी सी समझने की बात है। प्रधानमंत्री के लिए ले लो, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी भारत के, इस उदाहरण को बाद में देखेंगे, आप पहले ये देखो, क्योंकि आ नहीं रहा, दो देशों का उदाहरण देना पड़ेगा ना। ठीक है, ये देख लो, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रधानमंत्री से समझते हैं। अब देखो, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश की है। तो अब देखो की शब्द का प्रयोग हुआ, तो अब यहां एक स्त्री प्रधानमंत्री है, तो ये प्रधानमंत्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो गया। और नरेंद्र मोदी जी एक पुल्लिंग है, तो यहां जो प्रधानमंत्री शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त हो गया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे महोदय और महोदया। बस इतनी सी बात है लिंग में समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहें, बिल्कुल भी भ्रम ना पालें किसी भी प्रकार का। जिन बच्चों का किसी भी चीज का एग्जाम है या जिनके एक से अधिक एग्जाम पढ़ रहे, वो देखो 3 विषय तो अधिकतर कॉमन ही है, अधिकांशतः 3 विषय आपको कॉमन ही मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, मैथ और रीजनिंग यदि आपने एक बार अच्छी तरीके से कर ली तो जितना प्रैक्टिस सेट में आप करोगे उतना ही करते रहेंगे तो भी बेहतर रहेगा। क्यों, प्रैक्टिस होती रहेगी डेली डेली मैथ और रीजनिंग की। तो जो चैप्टर आपको कमजोर लगे या प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी बार बार आपसे वो क्वेश्चन ना निकले, तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं उस टॉपिक को। मैथ और रीजनिंग कितना हिसाब आसान है उसका। और दूसरा, तैयारी करनी आसान पड़ जाएगी आपको एक बार कंप्लीट करने के बाद। जीएस जो है वो आप कंटिन्यूटी में रखें अपनी, और जो आपका एग्जाम पड़ेगा, जो फिर एग्जाम है आपका, उसके हिसाब से जो स्पेशल सब्जेक्ट है सिलेबस में, आप उसे तैयार करें जब एग्जाम की डेट नजदीक आ जाए। ऐसा ना हो कि आप सभी की कोड़ी भर के चलो और ना फिर वो निकल पावे ना फिर वो निकल पावे। ठीक है, इस पर 2-3 वीडियो पड़ी हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी और कौन सी गलती नहीं करनी, उसमें भी यही सब बातें मैंने आप लोगों को बता रखी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर चलना। ठीक है, आज के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, कल मिलते हैं।